सभी का स्वागत है विजन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और आप जुड़े हैं विजन पॉइंट की सीबीएसई पाठशाला से और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मेहता। आई होप और सारे बच्चे जो आज हमारे साथ जुड़े हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही हंसते खेलते रहें और हमारे साथ जुड़ते रहें और हमारे साथ अपनी पढ़ाई को करते रहें, क्योंकि विजन पॉइंट आपके लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो क्या बात है, आपका भी फायदा होगा, साथ ही साथ आप भी कुछ अच्छा अपने लाइफ में अचीव करेंगे। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है सीबीएसई पाठशाला पे एंड यस वंस अगेन आपके पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है टू ऑल द न्यू व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं कि अगर अभी तक आपने सीबीएसई पाठशाला ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाके इसे प्ले स्टोर पे सर्च करिए, सीबीएसई पाठशाला आप लिखिए एंड तुरंत आपको ये ऐप दिखेगा और इस ऐप को, इस पर्टिकुलर लोगो को आप देख लीजिए और इसी लोगो के सामने आपको करना है इसको डाउनलोड एंड विद इन अ सेकेंड आपका ये ऐप भी डाउनलोड हो जाएगा एंड इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम द केमिस्ट्री आपको अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट से लेक्चर्स हैं, मेंटर्स अंडर रिनाउंड फैकल्टी ऑफ द विजन पॉइंट आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज है जो आपको यहाँ पे मिलती हैं एंड मैं तो कहूँगी कि फटाफट इसे डाउनलोड कर लो और अगर आपने डाउनलोड कर लिया है प्यारे मेरे यंगस्टर दोस्त तो आपको करना है क्या, इसको शेयर भी करते चलना है। चलिए विद दिस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ते हैं और आज हमारा रथ यात्रा स्टार्ट हो रहा है एक नए चैप्टर को लेके, राइट। तो आज का जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th और नाम है चैप्टर का क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टीज। वेरी अच्छा चैप्टर, वेरी अच्छा, मतलब बहुत ही कमाल का चैप्टर है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा इसका वैल्यूएशन है इन टर्म्स ऑफ आपके एग्जाम में तो ये काउंट करता ही है, साथ ही साथ आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करते हो, वहां पे तैयारी करते हो, तब भी आपको ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो अभी अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो वहां पे जाके आपको मेहनत करनी पड़ेगी कम और मैं कहूँगी कि अगर आपने अभी अच्छे से अपने टाइम इन्वेस्ट करके इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो इसका फ्रूट, जो इसका फल है वो आगे समय तक आपके लिए आपको मिलता ही रहेगा और आपको उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे कर रखी है। विद दिस आप सभी का स्वागत है और हम स्टार्ट करेंगे आज हमारे एक नए चैप्टर का जिसका नाम क्या है, जैसा कि मैंने बताया पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो आज हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर है यानी इंट्रोडक्शन रहेगा, मजेदार क्लास रहेगी, अच्छे तरीके से हम लोग हर चीज को समझने वाले। साथ ही साथ प्यारे मेरे बच्चों आपको करना क्या है, आपके साथ अपना ब्रह्मास्त्र भी लेके तैयार होना, यानी आपके साथ एक कॉपी पेन तो जरूर होना चाहिए सो दैट जो भी चीजें यहाँ से डिलीवर होती हैं वो आप उसको साइमल्टेनियसली नोट डाउन भी करते चलें, जिससे आपके खुद के नोट्स आपके पास रहें और आपको बाद में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने कई बार कहा है कि जब आप लिखते हो तो चीजें आपके लिए, आपके दिमाग पे और ज्यादा असर करने वाली है, राइट। चलिए तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले कुछ ज्ञान की बातें जो हमें करेगी मोटिवेट। तो क्या है आज की ज्ञान की बातों में, तो उसमें चर्चा कर लेते हैं कि अगर सिर्फ कामना करोगे तो कभी काम ना करोगे, है ना। अगर आपने बस कामना मतलब क्या, इमेजिनेशन में ही रहा है ना, इमेजिनेशन, अरे हाँ ये करेंगे, तो अगर आप सिर्फ कामना करोगे तो कभी काम ना करोगे और अगर कर्म करोगे तो करामात करोगे, राइट। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल और प्यारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो आपको बताया जा रहा है। वो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे यंगस्टर दोस्त, आपके पास यही है कि कहा जाता है ना, इमेजिनेशन कहते हैं ना, सपने में खुले आंखों से, बंद आंखों से तो हर कोई देखता है, खुले आंखों से देखना चाहिए और उसे पूरा करने का, उसका पूरा करने का पैशन और जज्बा हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए, ठीक है। तब ही आप भीड़ से अलग होगे। वैसे ही अगर आप क्या करते हैं, किसी चीज़ की कामना करते हो तो ये होता है क्या, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बस इमेजिनेशन में ही रह जाते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। पर जब आप अपने वर्क को करते हो, अपने कर्म को करते हो कि आपको पता है कि मुझे ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है और उसके लिए आप काम करते हो, तो कंप्लीट नहीं तो कुछ ना कुछ तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है। बट आप ये सोचोगे कि हम करेंगे तब वो होगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाती है जिसका डिसएडवांटेज होता है। तो ऑलवेज बिलीव इन योर कर्मा, यानी कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो, आपको फल बहुत ही प्यारा और स्वीट मिलेगा ही, ठीक है। विद दिस मोटिवेशन आई होप आप सब भी जो इसका मीनिंग है, डीप मीनिंग है, वो भी समझ गए होंगे और साथ ही साथ मोटिवेटेड हो गए होंगे। अब हम अपने लेक्चर को भी स्टार्ट करेंगे तो कुछ अच्छा हमें लगेगा ही, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास आज क्या खास रहने वाला है, तो आज वेरी फर्स्ट लेक्चर है तो हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है उसकी अगर हम बात करते हैं तो आज
आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्लासिफिकेशन जो है ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, है ना, क्यों क्लासिफाई किया, या फिर ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जिसकी चर्चा कर रहे हैं व्हाई, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था बिल्ड करने के लिए पीरियोडिक टेबल को। उसमें से पहले आपके क्या है, डोबर्नियर ट्रायड और न्यूलैंड ऑक्टेव्स को आज हम समझेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और स्टार्ट करते हैं कि नीड फॉर द क्लासिफिकेशन, लाइक वाई हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। तो खुद सोच के देखो, है ना, खुद सोच के देखो। किचन में गए हो, मम्मा को देख लो, मम्मा क्या करती है किचन में, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से वो चीज़ों को रखती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा किचन में रैक्स बने रहते हैं, राइट, और उसी में हमारे क्या है, बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं डिब्बे में, अलग अलग डिब्बे में रखी रहती हैं चीज़ें। और या फिर अब मैं कहूँ सिंपल सा, आप लोग आपने अपने स्कूल की लाइब्रेरी को देखा है ना, मिस भी कर रहे होगे, है ना। तो लाइब्रेरी को अगर आपने देखा है तो वहाँ पे आपने क्या देखा है कि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बुक्स रहते हैं, सो दैट इवन योर लाइब्रेरियन से कहते हैं ना कि यहाँ पे जाइए आपको बुक मिल जाएगी, इस रैक में चाहिए, उनको पता रहता है और वो बताते हैं और आप जाते हो और एग्जैक्टली उस पोजीशन पे आपको वो बुक मिल भी जाती है। नाउ व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, बहुत ही सिस्टमैटिक। क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से। अगर चीज़ें सिस्टमैटिक से रहती हैं तो उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना, उनके बारे में समझना काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल कहाँ की दी, एक एग्जाम्पल आपको दिया मैंने लाइब्रेरी का, राइट, और दूसरा मैंने आपको बताया है अपने घर में आपने देखा होगा किचन को, ठीक है। किचन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मसाला वगैरह होते हैं ना, बोलते हैं अगर वो समय पे नहीं मिलेंगे तो आपका जो टेस्टी फूड है ना वो नहीं बनेगा, है ना, और खाना नहीं बनेगा तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। तो ये दोनों ही जगह पे आपने देखा होगा। और वैसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे क्या है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से क्लासीफाई कर करके चीज़ों को रखा जाता है, सो दैट हमें ईजीनेस रहे। सिमिलर चीज़ें हमारे साथ कहाँ पे है, हमारे एलिमेंट्स के लिए भी है, ठीक है, एलिमेंट्स के लिए भी हैं। क्योंकि बाय द टाइम जब हमने स्टार्ट किया था समझना, यानी हमने का मतलब यहाँ पे है किससे, इंसान से रिलेटेड है, ठीक है। जब इंसानों ने इस पे डिस्कशन करना स्टार्ट किया तो उस समय तो एलिमेंट कुछ थे, कम थे, तो उनको ऑर्गेनाइज करना ठीक था, सिंपल था। बट धीरे धीरे ज़रूरत पड़ने लगी कि हमारे पास इतने धीरे धीरे एलिमेंट्स हमने और खोजने लगे, तब हमें उनको अच्छे से क्लासीफाई करना, अच्छे से उनको पोजीशन करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ना था, उसके बारे में भी जानना था। और आपको पता है जैसे आज आप जिस भी जनरेशन में हो, इस जनरेशन में आप कुछ अच्छा बेहतर काम करते हो तो इन फ्यूचर आप अपने फ्यूचर जनरेशन को कुछ अच्छी बातें बताने के लिए काम करते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरीके से ये क्या है, यही सेम रीज़न आपके क्या है, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए भी ज़रूरी था, सो दैट हमें भी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से मिले और केमिस्ट्री वंडरफुल और प्यारा सब्जेक्ट रहे, राइट। तो समझ में आया इसकी बात। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कहा तो गया, बट मैं हमेशा ये कहती हूँ आपको ये भी बात याद रखना है कि कोई भी चीज़ जो आज आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये क्या है, पास्ट में हो चुका है, आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है। बट अगर आप उस समय की सोचोगे तो उस समय पे ये चीज़ें जो होती थी ना, बताना, कोई भी नई चीज़ें बताना, वो हमेशा से डिफ़िकल्ट है। आप खुद भी आज अपने आप को टेस्ट करके देखना कि कुछ नई चीज़ें आपको जो पता है, आपने कुछ नया किया और आप किसी को बता रहे हो, तो कोई बहुत ही क्या होता है, बहुत ही लेस आपका क्या होता है कि आपकी चीज़ों को कोई सुनता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब क्लासिफिकेशन का दौर था तो वहाँ पे कुछ ऐसे उभरते सितारे यानी कि साइंटिस्ट हमारे थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था और उनके काम पे लोगों ने ध्यान दिया था। काम बहुत सारे चल रहे थे, बट जो हाईलाइट हुए थे उनमें से एक थे आपके क्या, एक था आपका डोबर्नियर ट्रायड, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हमारा जो पहला टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं अबाउट द जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, दैट इज डोबर्नियर ट्रायड, यानी पहला अटेम्प्ट जो था क्लासिफिकेशन का, जो आप हमेशा अपने क्लास 10th में भी आपने रीड किया है, सेम वही क्या है, डोबर्नियर ट्रायड। तो डोबर्नियर ट्रायड जो है वो काफ़ी पॉपुलर था क्योंकि यहाँ पे 3 की तिगड़ी बनाई गई थी और उसी के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज को समझाया गया था। तो चलिए उसको रीड आउट करते हैं। बात करते हैं क्या, इन 1829, लाइक लॉन्ग बैक, ठीक है, आज के समय से अगर आप देखोगे लॉन्ग बैक, डोबर्नियर ने कुछ कहा था। क्या कहा था उन्होंने, डोबर्नियर अरेंज द सर्टेन एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप ऑफ 3, यानी 3 की तिगड़ी बनाई थी, ठीक है। क्या बनाई थी, 3 की तिगड़ी बनाई थी, इन सच वे दैट देयर एटॉमिक मास। अब यहाँ पे खास बात याद रखना है, ठीक है, खास बात यही याद रखना है क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे हम लोग
चल रहे थे। तो यहाँ पे मेन चीज जो फंडामेंटल लेके चले थे वो क्या था, एटॉमिक मास को लेके चले थे। डोवर्नियर साहब भी क्या थे, एटॉमिक मास को लेके चले थे। एंड क्या कहा था कि द मिडिल एलिमेंट वाज नियरली द सेम एज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो क्या हुआ, सिंपल सा मैथ्स उन्होंने बताया। उन्होंने बोला अगर आपके पास 3 एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, ठीक है, सबने बोला ठीक है, हाँ है। और उन्होंने एग्जांपल से भी शो किया, मैं आपको एग्जांपल भी शो करूंगी। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम बी का मास देख रहे हैं, ठीक है, बी का अगर अपन लोग मास देख रहे हैं तो ये जो होगा ये एवरेज होगा, किसका होगा, ए और सी का एवरेज होगा। यानी कि यही हुआ एवरेज, आप ऐसे निकालते हो, मीन या मीन को ऐसे निकालोगे। तो यानी कि बीच का जो मास होगा वो क्या होगा, आगे के और पीछे के मास के, पीछे के एलिमेंट के मास का क्या होगा, मीन होगा, यानी डिवाइडेड बाय 2 करोगे तब आपका जो मास निकल के आएगा वो क्या होगा, बी के बराबर होगा। और ये फॉर्मूला देने से पहले उन्होंने इस बात को प्रूव भी किया, यानी एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, तो यही इनकी 3 की तिगड़ी थी। एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं, वन ऑफ दिस लिस्टेड हैं। जैसे कि अगर अपन लोग बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं, क्या देखा गया कि जो सोडियम का मास आ रहा है 23 और जो हमने इसका एटॉमिक मास का एवरेज लिया जाए 7 + 39 हमने लिया, तो वो हमारा क्या है, नियरली 23 आया, यानी कि बीच का मास आया। तो उन्होंने इसको प्रूव किया, बताया कि देखो आपने सोडियम ले लो, लिथियम ले लो, पोटेशियम ले लो, इसमें अगर हम अपनी 3 की तिगड़ी लगाते हैं काम कर रहा है। ये भी इस पे, क्लोरीन पे भी काम किया, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, इन सब पे उन्होंने करके दिखाया और बताया ये देखिए एप्लीकेबल है। सबने कहा हाँ भाई एप्लीकेबल है, बहुत अच्छी बात है। बट क्या हुआ, बट ये हुआ कि इंसानी दिमाग है ना, वो धीरे धीरे और भी डिस्कवरीज आने लगी। अब ये तिगड़ी वाली थी क्योंकि उस समय क्या है, कम एलिमेंट थे तो उस पर तो काम चल रहा था, पर उस समय के भी कुछ एलिमेंट्स पे ये वर्क, जो 3 की तिगड़ी है, ये हर पे लग नहीं रही थी, इसलिए हमें इसको आगे मूव ऑन हमने नहीं किया और हमें इस थ्योरी को क्या करना पड़ा, ब्लॉक डाउन करना पड़ा। ठीक है, तो समझ में आया क्या है, सिंपल सा याद क्या रखना है डोवर्नियर ट्रायड में, यही सिंपल से कि जो बीच का मास है, यानी बीच वाले एलिमेंट का जो मास है, इट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या लिमिटेशन क्या देखने को मिला, तो यही मिला कि डोवर्नियर वर हेल्पफुल इन ग्रुपिंग सम ऑफ द एलिमेंट विद द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक together, but he could not arrange all the elements of then known elements। ठीक है, तो सब पे ये काम नहीं किया, कुछ पे किया, बट इनको भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया क्योंकि इन्होंने एटलीस्ट अटेम्प्ट किया, राइट। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग भी अटेम्प्ट करिए, राइट। गलत हो सही हो वो अलग बात है, बट कोशिश करनी चाहिए। और जब आप कोशिश करते हो तो कुछ ना कुछ हाथ में जरूर आता है ना, गलती से इंसान सीखता है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए। तो ये आपका क्या है, डोवर्नियर का लिमिटेशन है। तो क्या हमारी गाड़ी रुक गई? बिल्कुल हमारी गाड़ी नहीं रुकी, क्योंकि उससे भी ज्यादा अब काम होने लगा, क्योंकि एक स्टार्टिंग जब मिल जाता है ना तो उससे रिलेटेड उस पर फोकस आ जाता है और फिर उससे अच्छा और बेहतर काम होने लगता है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे अपना हाथ आजमाया था, उनका नाम था क्या, न्यूलैंड। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता दूं, मैं बस उन्हीं साइंटिस्ट के हम लोग डिस्कशन करते हैं जो क्या हुए, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए। अगर हम न्यूलैंड की बात करते हैं, न्यूलैंड्स की बात करते हैं, तो ये इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पता है म्यूजिक के बहुत ही बड़े फैन थे, है ना। म्यूजिक, गाना सुनना इनको बहुत ही अच्छा लगता था और उसी गाने के रिदम को इन्होंने क्या है, अपने केमिस्ट्री में भी लगा दिया और एक अपना ही ऑक्टेव लॉ दे दिया। ठीक है, तो ये आपके न्यूलैंड है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि म्यूजिकल नोट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा इंग्लिश में अलग नोट्स होते हैं, बट हिंदी की अगर अपन लोग बात करते हैं तो आपने सुना होगा ना, सारे गामा पादा निसा, है ना। तो इसमें क्या होता है, रिपीटिशन होता है, राइट। सारे गामा पादा निसा, फिर सा से फिर सारे गामा पादा निसा। सो रिपीटिशन को इन्होंने एक पॉइंट लेके अब अपने लॉ को दिया। तो व्हाट ही सेड, इन्होंने क्या कहा, जॉन न्यूलैंड proposed the law of octave by stating that when element are arranged, what element are arranged, अभी भी यहाँ पे जो फंडामेंटल चीज लेके चला गया वो क्या था, वो था आपका क्या, इंक्रीजिंग ऑफ व्हाट, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे न्यूलैंड भी एटॉमिक मास पे थे और डोवर्नियर की भी जो उन्होंने बात की तो उनका भी स्ट्रिक्ट तो किस पे था, वो एटॉमिक मास को ही लेके चला। दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज अ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट, यानी कि आप कह सकते हो कि इन्होंने सबसे पहले क्या है, रिपीटिशन, ठीक है, रिपीटिशन की बात की गई थी यहाँ पे इनके द्वारा, यानी कि प्रॉपर्टीज का जो है ना रिपीटेशन या पीरियोडिसिटी हो रही है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। पीरियोडिसिटी के बारे में इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बट ये कहा कि जो एवरी 8th एलिमेंट है वो क्या है, जाके फिर से
फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा, रिपीट होगा, जैसे कि हमारे नोट्स, जो म्यूजिक के नोट्स हैं वैसे होता है। न्यूलैंड कॉल्ड it as law of octave because similar relation exhibit in the musical notes also। ठीक है, जैसे सारे गामा पादा निसा अगर हम लिखेंगे तो ये देखो सा रे गा मा पा द, इसको मैं मिटा देती हूँ, नी, अगेन सा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन अगेन 8 पे फिर क्या है, सारे गामा पादा निसा। तो आपने क्या देखा, जैसे म्यूजिकल नोट्स रिपीट होते हैं वैसे उन्होंने बोला कि क्या एलिमेंट्स भी अपने एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो लेट अस चेक आउट यहाँ पे क्या खास है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं उस समय तक क्योंकि नोबल गैस के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उनके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने इसको लगा के शो करके बताया कि देखिए अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आएगा एंड देन जस्ट आपका नेक्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज 8th एलिमेंट दैट सोडियम, वो उसकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो सिमिलर टू आपके किसके होगी, लिथियम के होगी। इसी के अकॉर्डिंग इसको क्या किया इन्होंने, अरेंज किया। तो ये भी क्या था, एक अच्छा अटेम्प्ट था जो कि क्या था, थोड़ा सा एडवांस था विथ रेस्पेक्ट टू डोबर्नियर, जो यहाँ पे समझाया गया था। किसने, न्यूलैंड ने समझाया। बट स्टिल हम लोग इसको भी क्यों नहीं आगे फॉलो करते, तो इसके भी कुछ लिमिटेशन थे। ठीक है, कुछ लिमिटेशन थी। एक तो लिमिटेशन आपका ये भी हो गया कि उस समय क्या है, नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उसके बारे में पता नहीं था, तो वो बातें वहाँ पे इनको जब लाया गया तो उस हिसाब से तो ये मैच कर ही नहीं रहा था। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, दिस क्लासिफिकेशन वॉज सक्सेसफुल ओनली अप टू द एलिमेंट व्हाट, कैल्शियम। इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था यानी कि म्यूजिकल नोट्स पे जो कहानी चली थी वो कहाँ तक लिमिटेड थी, ये बस कैल्शियम तक। कैल्शियम का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 20, यानी एटॉमिक नंबर 20 था। बट 20 के बाद के एलिमेंट्स के क्या हो गए, कहानी क्या रुक जाएगी वहां पे, नहीं। अगर आपने कुछ लॉ दिया है तो वो होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अप्लाई होना चाहिए, है ना, वरना बात तो बनेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या था, इसका लिमिटेशन है कि बस कैल्शियम ही तक है, वो भी बस 20 एलिमेंट, और उस समय भी क्या है, धीरे धीरे और भी एलिमेंट खोजे जा रहे थे, राइट। 56 ऐसे एलिमेंट्स थे, तो उस सबको यहाँ पे इनके लॉ के अकॉर्डिंग प्लेस किया नहीं जा पा रहा था। ठीक है, आफ्टर दैट एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस सेम प्रॉपर्टीज एज द एलिमेंट वेर लाइंग अबव। जितना सिमेट्री आपको यहाँ पे 20 तक नहीं दिखा था, 20 तक दिखा था, वो आगे जब फॉलो करने की बात करेगी तो कुछ तो गड़बड़ हो गई, यानी कि वो फॉलो अप नहीं हो रहा था, यानी कि हमें अब इस लॉ को भी क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा। ठीक है, दूसरा क्या डिमेरिट था, लिमिटेशन क्या था, वो ये क्या था, व्हेन नोबल गैसेस एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट द लेटर स्टेज दे इंक्लूजन इन द टेबल डिस्टर्ब द एंटायर अरेंजमेंट। नाउ व्हाट, मैंने आपको बताया ना कि नोबल गैस उस समय इनको न्यूलैंड को नहीं पता था, उन्होंने तो लॉ दे दिया, बट यही लॉ जब अप्लाई करके आगे की जनरेशन ने इसको देखने की कोशिश की कि अगर ये भी आगे एलिमेंट इनको भी हम ला के देख रहे हैं तो यहाँ पे गड़बड़, मामला गड़बड़ा गया। अब जब मामला गड़बड़ा गया तो यहाँ पे ये लॉ को हम आगे फिर फॉरवर्ड नहीं पुट कर पाए। तो यहाँ पे आपने न्यूलैंड की भी इंपॉर्टेंस देखी कि इन्होंने भी बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया था जिसके थ्रू आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आज आपके लिए स्टार्टिंग लेक्चर में लाया। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अंडरस्टूड होगी और आपने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया होगा और उसको लिखा भी होगा और आलस्य बिल्कुल नहीं किया होगा। ठीक है, और अगर थोड़ा आलसी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बट लिखना जरूर। ठीक है, बट इन स्पाइट अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप हमारे इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज होगी तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर।